हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री की कोई भी नॉलेज नहीं है ना, बिल्कुल आप नूब हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो चलिए पॉलिटिकल हिस्ट्री को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेहरू ईरा से। अब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाते हैं और इसी वक्त हमें फ्रीडम मिलती है और 1947 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जवाहरलाल नेहरू एंड वो 1964 तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। यस, बट कैसे? लेट्स फाइंड आउट। अब स्क्रीन पर आपको तीन जनरल इलेक्शंस दिख रहे होंगे, 1952, 1957 और 1962। तीनों के तीनों जनरल इलेक्शन जवाहरलाल नेहरू ने जीते हैं। ठीक है, अब जनरल इलेक्शन क्या होते हैं? हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब तीनों इलेक्शन में क्या हो रहा है? कांग्रेस जीतती जा रही है बैक टू बैक, तो इसी चीज को बोलने लगे कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस डोमिनेंस को ही कांग्रेस सिस्टम बोलने लगे। ठीक है, तो याद रखना। अब देखते कांग्रेस पार्टी कितनी सीट्स जीत रही थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ? 1952 में। लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी थी? 489 और कांग्रेस पार्टी को कितना मिली? 364। अब देख रहे हो, जो ये 489 सीट है, हमारा पूरा भारत छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड था और 489 में से कांग्रेस को मिलती है 364 सीट्स। अब देख रहे हो कितनी ज्यादा मेजोरिटी से जीत रही है कांग्रेस पार्टी। अब आते हैं सेकंड जनरल इलेक्शन पे। 1957 में लोकसभा की टोटल सीट थी 494 एंड कांग्रेस को मिलती है 371। देख रहे हो विक्ट्री यहां पर। ठीक है, अब थर्ड जनरल इलेक्शन होता है 1962 में। लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है? 494 और कांग्रेस को कितनी मिलती है? 361। तो ये क्या है? ये कांग्रेस का डोमिनेंस चल रहा है यहां पर। बट 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है। अब जैसे ही नेहरू जी की डेथ होती है, अब सवाल उठता है अगला लीडर कौन बनेगा, क्योंकि जैसे ही हम आजाद हुए और 64 तक हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर था, कोई और दूसरा लीडर था ही नहीं। अब सवाल उठने लगे अगला लीडर कौन होगा। यह भी कहा जा रहा था कि अब इंडियन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, पावर ट्रांजिशन प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर समझने की कोशिश करो। पहली बार यहां पर ट्रांजिशन ऑफ पावर होने वाला है, पावर दूसरे लीडर के पास जाने वाली है। देखते हैं वो स्मूथली हुई या नहीं हुई। अब क्या होता है? अब 1964 में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। यस, अब ये बनते कैसे हैं? 1962 में किसको विक्ट्री मिली? जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन 64 में 2 इयर्स के बाद ही जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, तो अभी उनका टेन्योर बाकी है, तो यहाँ पर इलेक्शंस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। अब अपॉइंट कौन करता है? सिंडिकेट लीडर्स। अब ये सिंडिकेट कौन होते हैं? एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जिसमें कांग्रेस के पावरफुल लोग होते हैं, जिनके पास काफी ज्यादा पावर होती है, जैसे मोरारजी देसाई, के कामराज एंड नजिलिंगप्पा। तो ये पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, ये कैंडिडेट सिलेक्शन करते हैं। अब जैसे ही नेहरू जी की डेथ हुई, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पे आ गई। अगला प्राइम मिनिस्टर किसको चूज करें? तो यहाँ पर दो बड़े नाम आए, एक लाल बहादुर शास्त्री का आया और दूसरा मोरारजी देसाई का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, क्योंकि उनको लगता था जो मोरारजी देसाई काफी कंजर्वेटिव है और उनको ना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सिंडिकेट लीडर्स थे वो डिसाइड करते हैं कि हम लाल बहादुर शास्त्री को हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी बन जाते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। बट 2 साल बाद ही शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर अब फिर से ट्रांजिशन ऑफ पावर होनी है। अब वही फिर से समस्या आती है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाए। तो अब यहां पर फिर से एंट्री होती है सिंडिकेट ग्रुप की। सिंडिकेट ग्रुप क्या था? पावरफुल लीडर्स का ग्रुप। अब यहां पर वापस से दो बड़े नाम आते हैं, एक इंदिरा गांधी का और दूसरा मोरारजी देसाई का। देखो मोरारजी देसाई का फिर से नाम आ रहा है, बट यहां पर सिंडिकेट लीडर मोरारजी देसाई को फिर से रिजेक्ट कर देते हैं और यहां पर वो इंदिरा गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं, क्योंकि सिंडिकेट लीडर्स का मानना था कि जो इंदिरा गांधी है वो काफी ज्यादा भोली भाली है, उसको हम एज अ पपेट यूज कर पाएंगे। ठीक है, बट कहानी तो कुछ और ही होगी आगे जाके। तो यहां पर इसी रीजन की वजह से इंदिरा गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। अब आता है टाइम पीरियड 1967 का। अब यहां पर होने हैं इलेक्शन और इसको बोला जाएगा फोर्थ जनरल इलेक्शन। यस, अब देखो खुद से नोटिस करो, 3 जनरल इलेक्शन हुए, तीनों जनरल इलेक्शन में फेस कौन था इंडियन पॉलिटिक्स का? जवाहरलाल नेहरू। बट अब 1967 इलेक्शन में फेस कौन है? इंदिरा गांधी। तो ये इलेक्शन जो होने वाला था ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखेंगे क्या कांग्रेस सर्वाइव कर पाएगी विदाउट नेहरू जी। एंड गेस व्हाट, ये सी सर्वाइव कर पाती है। अगर देखोगे फोर्थ जनरल इलेक्शन में टोटल सीट्स कितनी थी? 520 और कांग्रेस ने जीती 283 सीट्स। तो इंदिरा गांधी 1967 में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। जवाहरलाल नेहरू के बाद जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बना है वो है इंदिरा गांधी। और यहां पर याद रखना, पहली बार कांग्रेस काफी सारी सीट्स भी हारी थी और इसके अलावा स्टेट्स पे अपोजिशन गवर्नमेंट देखने को मिल रही थी। तो यहां पर कांग्रेस को थोड़ा बहुत सेटबैक फेस करने को मिला था। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेजर सेटबैक है वो है 1969 का स्प्लिट गाइस। लिटरली बता रही हूँ, 1967 में फोर्थ जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीत चुकी है। अब आप खुद से देखो, सिंडिकेट लीडर्स ने इंदिरा गांधी को क्यों अपॉइंट करा था? उनको लगा इंदिरा गांधी भोली भाली है,
जो उनको कहेंगे वो मान लेगी। बट इंदिरा गांधी तो इसकी एग्जैक्ट अपोजिट निकली। ठीक है, अगर देखा जाए अब 1969 में कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट क्यों आता है, इसका मेन रीजन था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब 1969 में प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर हमें नया प्रेसिडेंट अपॉइंट करना था, तो यहाँ पर जो सिंडिकेट लीडर थे, जो पावरफुल लीडर ऑफ कांग्रेस थे, वो चाहते थे नीलम संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंट बनाना। बट दूसरी तरफ इंदिरा गांधी सपोर्ट करते हैं वीवी गिरी को, वो चाहती थी वीवी गिरी प्रेसिडेंट बने। तो यहाँ पर अब इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट होने लगा। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, अब एक बोनस पॉइंट है यहाँ पर, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है, तो जो इलेक्टेड एमपीज और एमएलए होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कांग्रेस स्प्लिट होता है कैसे। अब यहाँ पर देखो 1969 में कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन है, एस निजिलंगप्पा। प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो भाई माफ करना। अब देखो ये इशू कर देते हैं विप को। अभी विप क्या होता है, एक स्ट्रिक्ट पार्टी ऑर्डर होता है। जो भी पार्टी ने ऑर्डर दिया है उस एमपी उस एमएलए को उसी तरीके से वोट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि सभी एमपीज और सभी एमएलए वोट डालेंगे किसको, संजीवा रेड्डी को। अगर आपने नहीं डाली उनको पनिशमेंट मिल सकते हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है, ये सब। तो बेसिकली आपको पार्टी ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जितने भी एमपी एमएलए थे उन सबको किसको वोट डालना था, संजीवा रेड्डी को। बट इंदिरा गांधी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, समझने की कोशिश करो। इंदिरा गांधी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, वो किसको सपोर्ट कर रही है, वीवी गिरी को। अब जितने भी ये एमपी थे, अब इनको समझना है हम पार्टी ऑर्डर को फॉलो करें या प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को फॉलो करें। क्योंकि जो इंदिरा गांधी है वो बोलती है कि ऐसा जरूरी नहीं है आपको पार्टी ऑर्डर को फॉलो करना है, जो आपको सही लगे आप उसको फॉलो करो। बेसिकली क्वाइटली इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही है यहाँ पर वीवी गिरी को। एंड गेस व्हाट गाइस, यहाँ पर वीवी गिरी जीत जाते हैं। यस, तो अब जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो क्या स्टेप लेते हैं, वो इंदिरा गांधी को एक्सपेल कर देते हैं कांग्रेस पार्टी से। जो प्राइम मिनिस्टर थी वो एक्सपेल है, अब उनकी कोई पार्टी ही नहीं बची। ठीक है, अब इंदिरा गांधी एक्सपेल्ड हो चुकी हैं। तो अब यहां पर इसी रीजन की वजह से कांग्रेस पार्टी में आता है स्प्लिट, और कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ कांग्रेस ओ, दूसरी तरफ कांग्रेस आर। अब कांग्रेस ओ किसका ग्रुप है, ओल्ड मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, और कांग्रेस आर क्या है, न्यू कांग्रेस, इंदिरा गांधी का कांग्रेस, इंदिरा गांधी का ग्रुप है। तो ये 1969 का स्प्लिट था। अब याद रखना 4 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं ऑलरेडी, ये 5th जनरल इलेक्शन है 1971 में। 3 जनरल इलेक्शन में कौन जीता, जवाहरलाल नेहरू। 4th जनरल इलेक्शन में कौन जीता, इंदिरा गांधी। अब 5वां है 1971। यहां पर फेस कौन है, इंदिरा गांधी। और यहां पर अब ओल्ड कांग्रेस मेंबर खत्म हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर हो चुके हैं। अब इंडिविजुअल इंदिरा गांधी बची है कांग्रेस आर की, एंड यहीं से इंदिरा गांधी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। अब देखो आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा। अब देखो आपको स्क्रीन पे 5th जनरल इलेक्शन दिख रहा होगा, 1971 में हुआ। टोटल सीट्स कितनी है, 518, और कांग्रेस ने कितनी जीती, 352 सीट्स। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी बन जाती है हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर, और यहीं से बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन जाती है, क्योंकि अब इनको कांग्रेस ओ मेंबर्स की जरूरत ही नहीं है। जो पावरफुल लीडर्स थे कांग्रेस के, उनके बिना ये जीत रही है। अब ये यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत डिसीजंस भी लेगी। आपको पता है 1975 में इमरजेंसी लगा देती है, काफी ज्यादा डिक्टेटरशिप के इन पे इल्जाम लगते हैं। ठीक है, एंड जिसकी वजह से इंपैक्ट पड़ता है 6th जनरल इलेक्शन में। यस, अब 1977 में होते हैं 6th जनरल इलेक्शन। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, टोटल सीट्स कितनी है, 542। कांग्रेस कितनी सीट जीती है, 154 सीट्स। कैन यू इमेजिन गाइस, डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस हुआ यहाँ पर, पहली बार डाउनफॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एंड जनता पार्टी कितनी जीती है, 295। अब ये जनता पार्टी कहां से आ गई, जितनी भी पार्टी कांग्रेस के अगेंस्ट थी ना, उन सबने अपना एक ग्रुप बना लिया, अपना एक अलायंस बना लिया, उसका नाम था जनता पार्टी, और ये जीतती है 295 सीट्स। एंड गेस व्हाट, कौन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यहाँ पर, मोरारजी देसाई, जिनको रिजेक्ट किया गया था लाल बहादुर शास्त्री के दौरान, दूसरी बार रिजेक्ट किया गया इंदिरा गांधी टाइम पीरियड के दौरान, एंड अब यहाँ पर मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, पहली बार राइज ऑफ अपोजिशन पार्टी, एंड इसके अलावा हमें पहली बार कोलिशन पार्टी देखने को मिल रही है। यस, राइज ऑफ कोलिशन पार्टी हो गया। अभी तक तो देखा जाए कांग्रेस का डोमिनेंस चल रहा था, सिंगल मेजोरिटी पार्टी थी। अब ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, होप सो ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे, क्या इंदिरा गांधी वापस आ पाएंगी, क्या कांग्रेस का रिवाइवल होगा, ये सब समझेंगे। ठीक है, होप सो आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। सी यू टुमारो, बाय गाइस।